हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सलों के 12th पर। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम लोग जो बच्चों हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी में क्या पढ़ने वाले, तो हिंदी का जो हमारा गद्य खंड है, हिंदी का हमारा जो बच्चों गद्य खंड है, गद्य खंड का चैप्टर नंबर हम क्या 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शब्द का क्या अर्थ है सर जी? देखिए, अर्धनारीश्वर शब्द है बच्चों कि इसमें शिव जी और पार्वती जी का दोनों जो रूप है, उन दोनों रूपों के बारे में क्या बताया गया है। आप देखे होंगे माता पार्वती और शिव जी का एक ही फोटो में दोनों जने का होता है, दोनों जना का फोटो होता है, यानी रूप होता है। उस आखिर फोटो का क्या अर्थ होता है, आज की क्लास आपको बताएगी। तो ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी इस क्लास से आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम लोग क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो गद्य खंड का हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और काव्य खंड का 3, यानी हमारे 6 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि आज हम यह पढ़ लेते हैं, हमारा कौन हो जाए, 7 हो जाए, यानी हमारे कुल बुक में कितने चैप्टर है, 26, और 26 में 7 चल जाएंगे तो हमारा जो चैप्टर बचे उतना ही चैप्टर हम क्या बस पढ़ना बाकी रह गया है। यानी आप सभी काफ़ी खुश होंगे कि हमारा चैप्टर हिंदी का जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपका आखिर आप रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यह जो पाठ है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। दिनकर जी के रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। जिनका जन्म हमारे बिहार के मुगलसराय में ही हुआ था। ठीक है, चलिए हम इनके बारे में आज की क्लास से आप देख सकते हैं कि आज क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लेखक का जो परिचय है, यानी हम दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। लेखक परिचय और इसका जो संपूर्ण सारांश पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस जो माता पार्वती और शिव जी का फोटो लाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं आप सभी को क्या दिखा सकूँ कि देखिए, यह ऐसा ही फोटो जो है क्या आपके घर में ही होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यही माता पार्वती और शिव जी का रूप है देव, जो एक ही फोटो में आपको देखने को दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर इस तरफ क्या माता पार्वती शंकर जी है और इस तरफ क्या है माता पार्वती। ठीक है, देखिए चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए वही फोटो यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे तरीक़े से हम लिए लिए हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए फोटो का आपको अर्थ पता चल जाएगा कि इसके इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए आज हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अर्धनारीश्वर जो पाठ है, इस पाठ के कवि परिचय लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो अर्धनारीश्वर पाठ देखिए, कवि कौन, लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। देखिए कवि का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लगातार 3 चैप्टर जो पढ़े हैं वो काव्य खंड से पढ़ रहे हैं, यानी कवि के बारे में, यानी कवि का हमारे कवि 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 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप उससे घर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यह जो हमारा लेखक परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में क्या पढ़ना है। तो देखिए हमें क्या लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। तो लेखक परिचय में पहला हम क्या देख रहे हैं, जन्म देख रहे हैं किसका, तो रामधारी सिंह दिनकर का। इनका जन्म के बारे में लिखा गया 23 सितंबर 1908। क्या आपको याद होगा, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। निधन लिखा गया 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974, जन्म 23 सितंबर 1908 को। देखिए जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो आप देखिए जो भी बच्चे बेगूसराय ज़िले से होंगे वो अपना ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम बेगूसराय से हैं। यस सर, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, बेगूसराय सिमरिया बिहार है। माता का नाम क्या है, माता पिता का नाम लिखा गया, माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। देखिए माता का नाम लिखा गया मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। ठीक है बच्चों, और पत्नी का नाम लिखा गया श्यामावती देवी। पत्नी का क्या नाम था, तो श्यामावती देवी। और शिक्षा के बारे में क्या लिखा गया है, शिक्षा लिखा प्रारंभिक शिक्षा गांव मतलब देखिए प्रारंभिक शिक्षा मतलब ये जब पढ़ाई शुरू किए तो गांव में ही पढ़ें, और उसके आसपास और उसके मतलब गांव में छोटे मोटे जो ट्यूशन होंगे शायद जाते होंगे, वहाँ पर भी पढ़े होंगे। 1928 में 1928 में लिखा गया है, 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक। देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब दी, तो 1928 ईस्वी में दी थी। और 1932 में लिखा गया है, 1932 में पटना कॉलेज से बीए में ऑनर्स। देखिए 1932 में क्या बीए किए थे,
1932 में BA किए थे। देखिए यहाँ तक हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो आप बोलिए कौन है? तो दिनकर जी है। दिनकर जी है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म आप बताइएगा 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो बच्चों आप जन्म स्थान बताइए तो कहीं बिहार बेगूसराय बेगूसराय में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम बता दीजिएगा मन रूप देवी। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो बच्चों पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था। देखिए ये छवि 6 प्रश्न आपको याद होंगे। तो देखिए और हम क्या इनसे पूछ सकते हैं, इनकी जो इन्होंने मैट्रिक एग्जाम कब दी? तो आप बोलिएगा 1928 में मैट्रिक का एग्जाम दिया। इन्होंने बीए कब किया? तो 1932 में इन्होंने बीए कर लिया था। किस में किया था? तो इतिहास में ऑनर्स में किया था। किस में किया था? इतिहास ऑनर में किया था। ठीक है बच्चों, पटना कॉलेजिएट से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इनकी वृत्तियाँ लिखी गई। वृत्तियाँ कहने का अर्थ है इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो देखिए वृत्ति लिखा गया है कि वृत्ति कि प्रधान अध्यापक मतलब एक टीचर भी बने। AHE स्कूल है, स्कूल बरबीघा सब रजिस्टर का लिखा रजिस्ट्रार सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय में क्या थे? यह हिंदी के प्रोफेसर थे। किस विषय का पूछा जा सकता है? तो हिंदी का प्रोफेसर थे। ठीक है बच्चों, और लिखा भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति। देखिए यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में कौन विराजे थे? तो क्यों? दिनकर जी थे। दिनकर जी पूछ सकते हैं। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या थे? तो उप कुलपति थे। देखिए जिस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं उस तरह से हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब के लिए हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य। तो देखिए हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य। यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या थे? तो उप कुलपति थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इनकी साहित्य अभिरुचि के बारे में हम जान लेते हैं। साहित्य अभिरुचि क्या थी इनकी? तो देखिए साहित्य अभिरुचि में लिखा गया है कि 1975 में छात्र सहोदय सहोदर लिखा है। छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। देखिए छात्र सहोदर में क्या इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। यहाँ से पूछा जाता है कि इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1975 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए देश क्या था? देश पटना, प्रकाशन बेगूसराय, प्रतिभा कन्नौज में। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। देखिए छात्र जीवन में ही अनेक रचनाएं इन्होंने प्रकाशित कर दी थी। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए इनका आगे लिखा गया 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कि कि, कि रामधारी सिंह दिनकर जी का पहलिका कविता जो था, पहलिका कविता पुस्तक कब क्या नाम था? तो प्रणभंग था। और इन्होंने कितने वर्ष में कविता को प्रकाशित किया? पहला कविता 21 वर्ष में। कितने वर्ष में? 21 वर्ष, मानी जब इनका जन्म, मानी इनका जब उम्र 21 वर्ष था बच्चों, तो इन्होंने क्या प्रकाशित कर दिया था। ठीक है बच्चों, इनकी पहले देखिए 21 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने पहला अपना कविता बुक प्रकाशित कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब कृतिया के बारे में लिखा गया है। कृतिया क्या लिखी गई है? मैंने इनके जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की है? रचनाएं जो की है उन रचनाओं के बारे में आपको क्या करना है? बताना है। तो देखिए आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट हो हम आपको बता देंगे। तो देखिए लिखा गया है प्रमुख काव्य कृतियाँ। देखिए प्रमुख काव्य कृतियाँ के बारे में पहले बताया जा रहा है कि प्रमुख काव्य कृतियाँ का प्रणभंग जो पहली कविता पुस्तक थी वो कौन थी बच्चों? प्रणभंग थी। तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रणभंग वाला। रेणुका हुंकार और रसवंती उर्वशी हारे का हरिनाम। तो देखिए इसमें से 3 जो बच्चों प्रश्न में आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रणभंग, दूसरा का जो उर्वशी और तीसरा का जो हारे का हरिनाम। ये प्रश्न तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, प्रणभंग, उर्वशी और हारे को हरिनाम, ये इनकी क्या थी? तो
काव्य कृतियाँ थी, प्रमुख काव्य कृतियाँ थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम इनके बारे में गद्य कृतियाँ के बारे में भी देख लेते हैं। लिखा गया है कि प्रमुख गद्य कृतियाँ, प्रमुख गद्य कृतियाँ में क्या लिखा गया है, मिट्टी की ओर। क्या लिखा, पहला जो है क्या, मिट्टी की ओर बच्चों, पहला क्या है, मिट्टी की ओर। दूसरा का जो क्या है, इनकी अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर हम चैप्टर पढ़ें तो अर्धनारीश्वर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर इनकी गद्य कृति है और यह कब प्रकाशित हुई, तो 1952 में। कब हुई थी, तो बच्चों 1952 में हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, संस्कृति के चार। देखिए संस्कृति के चार अध्याय, यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो देखिए अध्याय व्हाट व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी। देखिए दिनकर की डायरी, ये देखिए पहला कौन है, तो संस्कृति के चार अध्याय, दिनकर की डायरी और अर्धनारीश्वर, यह इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को याद रखिएगा। और उसमें से कौन से याद रखिएगा, पहला जो था कौन, उर्वशी। दूसरा का जो हमारा क्या था, दूसरा का हमारा रचना क्या थी, आप हारे को हरिनाम था, हारे को हरिनाम। और एक था प्रणभंग, जो इनकी पहले की पुस्तक थी, कविता पुस्तक। इन रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा ताकि आपसे प्रश्न परीक्षा में बन सके। ठीक है बच्चों, क्योंकि लेखक परीक्षा से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनके पुस्तक के बारे में क्या लिखा गया है, पुस्तक के और सम्मान के बारे में, मतलब इन की पुस्तक और सम्मान के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इन कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए संस्कृति के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर जी को संस्कृति के चार अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो कौन सा मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर के किस रचना पर मिला था, तो संस्कृति के चार अध्याय। मतलब देखिए दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। संस्कृति के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या मिलता है, उर्वशी जो इनकी रचना थी उन पर क्या मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और लिखा गया है कि राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के लिखा गया बच्चों, राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में समादूत। देखिए राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या कहा जाता है बच्चों, राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, आपसे देखिए पूछ लीजिए यहाँ से। देखिए पहला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, तो देखिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था संस्कृति के चार अध्याय पर मिलता है, संस्कृति के चार अध्याय पर। और उर्वशी पर इन्होंने क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी रचना पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप इन दोनों पुरस्कारों को क्या याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्या लिखा, आगे लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ही समर्थक गद्यकार के भी। मतलब ये कवि और गद्यकार दोनों थे बच्चों, आप समझ सकते हैं, ये कवि और गद्यकार दोनों थे। ठीक है बच्चों, दिनकर छाया उत्तरवाद युग के प्रमुख कवि, किस युग के थे, आपसे प्रश्न पूछा, छाया छायावोत्तर वार। ठीक है बच्चों, इस इसको आप याद रखिए, किस वाद के चाहे किस युग के क्या कवि थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अर्धनारीश्वर जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो बच्चों वो निबंध है। क्या है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो विधा क्या है, तो निबंध है। क्या है बच्चों, निबंध है। ठीक है, तो यह हमारा जो है बच्चों लेखक परिचय, देखिए क्या हमारा समाप्त होता है, लेखक परिचय हमारा क्या समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके क्या देखेंगे बच्चों, लेखक परिचय हमारा समाप्त हो गया। तो देखिए हम इससे पहले समाप्त हो गया, तो इससे हमारा कुछ प्रश्न पूछना बनता है। तो देखिए प्रश्न हम पूछ लेते हैं, इनकी इनकी रचना जो उर्वशी है किसकी रचना है बताइए, उर्वशी जो रचना है किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, रेणुका भी इनकी ही रचना है, और मिट्टी के बर्तन भी इनकी ही रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है वह उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इनकी रचनाओं से हो गया। यह क्या थे, तो बच्चों यह अध्यापक भी थे, और इन्होंने बीए में ऑनर्स किससे किया था, तो ऑनर्स किस विषय से किया था, तो इतिहास से किया था। किससे बच्चों, हिस्ट्री से किया था। ठीक है बच्चों, और देखिए अब आगे हमारा क्या, इन्होंने सम्मान से हम प्रश्न बनाइए लिए, तो यानी हमारा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बन सकते थे बच्चों, हमने आपको करा दिया। यानी हम अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इसके सारांश को देखेंगे, जो काफ़ी आपको समझ में आएगा और समझने का आपको प्रयास करना है। ठीक है बच्चों,
तो चलिए हम वह देखते हैं। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका क्या सारांश देखने वाले हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहला जो हमारा माने पैराग्राफ है, देखिए पहला पढ़िएगा। राष्ट्र कवि दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं। तो देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने बता दिया था किसमें, लेखक परिचय में, कि बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। तो देखिए, यहाँ तक आप समझिए। देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ में जो है यह निबंध है, और इसमें कवि दिनकर जी क्या बता सकते हैं कि देखिए, जो नर और नारी है दोनों एक समान है, मतलब नर और नारी में कोई अंतर डिफरेंट नहीं बता रहे हैं। आप देखिए, वह क्या कह रहे हैं कि देखिए, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। मतलब मान के चलिए, कोई कोई गुण, मतलब कोई पुरुष में गुण है तो वह नारी में दोष नहीं हो सकता है। यदि कोई नारी में दोष है तो वह पुरुष में अवगुण नहीं हो सकता है। यही क्या, यही रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अर्थात नरों की नारियों के गुण आए तो इस इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता। देखिए, यहाँ तक समझिए। देखिए, यहाँ के बाद क्या कह रहे हैं कि जो दिनकर जी कह रहे हैं कि नर और नारी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यदि नर का गुण नारी में चल जाए और नारी का गुण नर में चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यानी वह देखिए, और फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नारियों के गुण आए तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती। मान चलिए कोई पुरुष है, उस पुरुष में नारी के गुण आ गए। नारी के गुण बोले, जैसे मान चलिए नारी क्या, घर का खाना पकाना यानी सब पोछा बर्तन करती है। यदि वह एक व्यक्ति करने लगे तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें गुण आ गए। यह क्या देखिए कह रहे हैं कि मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि, मतलब उसमें जो गुण है क्या बढ़ जाते हैं। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, और दिनकर जी को यह रूप क्या कहीं देखने को नहीं मिलता कि पुरुष जो है बच्चों क्या नारी के काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक यही समझ गए कि नारी और पुरुष में अंतर बताया जा रहा है, अंतर बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। इसलिए वे क्षुब्ध है, इसलिए क्या बच्चों नारी के बारे में कहा जा रहा है वह क्षुब्ध है, ठीक है बच्चों। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री हैं। मतलब देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि संसार में पूरे स्त्री और क्या पुरुष है, ठीक है। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने सीखने से उनके उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। तो देखिए, इसका कहने का अर्थ हुआ है कि जो नारी है बच्चों, नारी यानी औरत है, वह क्या सोचती है, औरत सोचिए कि यदि मुझ में पुरुष का गुण आ गया। देखिए, जैसे पुरुष क्या होता है, बाहर का काम करता है, यानी नारी भी अगर बाहर का काम करने लगेगी, नारी नारी भी यदि बाहर का काम करने लगी तो उसके नारित्व में, मतलब जो नारी है, नारी का जो काम है उसके काम में क्या बंटवारा हो जाएगा। यह क्या नारी एक सोचती है और नारी एक सोचती है, दिनकर जी बता रहे हैं। इस प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह व्यस्तरण होकर जाएगा। इस विभाजन से दिनकर दुखी है। देखिए, दिनकर जी किस चीज़ के लिए दुखी है, तो दिनकर जी यह स्त्री और एक स्त्री मान चलिए, एक क्या एक स्त्री है, यह एक स्त्री है और यह एक क्या है बच्चों पुरुष है। इस स्त्री और पुरुष में क्या अंतर से क्या दिनकर जी क्या दुखी है। क्यों दुखी है कि स्त्री अपना अलग कारोबार देखती है, अलग उसका काम है, और पुरुष का अलग काम है, ठीक है बच्चों। यदि कोई व्यक्ति में स्त्री का गुण आ जाएगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति का इज्जत कम हो जाएगा। जब अरे तू तो औरत वाला काम करता है, ऐसे लोग कहने लगते हैं। और स्त्री में यदि गुण है तो स्त्री के नारित्व में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। मैंने स्त्री भी सोचने लगी कि वह पुरुष वाला काम न करे, ठीक है। यहाँ तक इस पैराग्राफ का यही अर्थ हुआ। और इस बंटवारे से जो दिनकर जी है क्या बच्चों दुखी है, दिनकर जी क्या है बच्चों दुखी है, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो अब देखिए जो हमने पार्वती और शंकर जी का जो फोटो हमने आपको दिखाया था एक ही फोटो में, उससे उससे इस उसका अर्थ ये कहीं हुआ था बच्चों। देखिए, उस फोटो का एक ही अर्थ है, एक इस फोटो का देखिए समझ लीजिए। पहले फोटो का अर्थ एक ही अर्थ है कि नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार नारी नारी और पुरुष एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, यही बता रहे हैं। इस फोटो का अर्थ क्या है, यही है कि नारी और पुरुष साथ ही रहते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर इस तरफ क्या शंकर जी का फोटो है और इस तरफ माता पार्वती का चित्र है, ठीक है बच्चों, समझ गए इसका मतलब क्या हुआ। और इसी में क्या दिनकर जी क्या करें चर्चा करें उसके बारे में, ठीक है बच्चों।
देखिए अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि यही नहीं, भारतीय समाज को जानने जानने वाले तीन बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ प्रेमचंद प्रसाद के चिंतन में भी दुखी है। देखिए देखिए जो भारत के बड़े बड़े मान चलिए कवि हुए, चिंतक हुए, चाहे बड़े बड़े जो लोग हैं वो अभी नारी के बारे में क्या बुरा भला क्या है। देखिए बुरा भला कहे हैं, देखिए क्या कहे हैं, देखिए बता रहे हैं आपको क्या कहे हैं। तो देखिए जो प्रेमचंद्र है बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो प्रेमचंद्र है वह कह रहे हैं, प्रेमचंद्र का मत है, प्रेमचंद्र नारी के विषय में क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। प्रेमचंद्र कह रहे हैं कि यदि यदि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। मान चलिए पुरुष में यदि नारी का गुण आ गया, नारी का गुण आ गया तो वह क्या बन जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो वह क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, देवता बन जाते हैं। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। मान चलिए देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, जो प्रेमचंद्र काफ़ी गलत कहे हैं। देखिए प्रेमचंद्र कह रहे हैं कि यदि कोई मान चलिए पुरुष है, इस पुरुष में यदि नारी का गुण आ गया तो यह देवता बन जाएगा। मतलब जो नारी काम करती है वह यदि ये पुरुष करने लगा तो क्या बन जाएगा, देवता। वही यदि क्या लिखा है, वही यदि मान चलिए कोई औरत है बच्चों, और उसी औरत में यदि पुरुष का गुण आ गया तो वह क्या बन जाएगी, राक्षसी बन जाएगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा बच्चों किसका कहना है, ऐसा कहना है किसका, ऐसा कहना है प्रेमचंद्र का कहना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो बच्चों आप समझ गए कि प्रेमचंद्र क्या कह रहे हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं। तो देखिए जो ईश्वर है, जो प्रभु है, उन्होंने बच्चों चांदनी और धूप में कोई बंटवारा नहीं किया। तो हम कौन होते हैं बंटवारा करने वाले, स्त्री और पुरुष में। यही दिनकर जी क्या कर रहे हैं बच्चों, बता रहे हैं। आपसी गुणों के बंटवारे बांटने लिखा गया है बच्चों। देखिए आगे क्या लिखा गया है, आपसी गुणों को बांटने वाले वे नारी पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बनाने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके को अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। तो देखिए पुरुष जो है बच्चों वो क्या कर लिया है, तो नारी को गुलाम बना लिया है, नारी को केवल अपने संभोग की वस्तु बना लिया है, नारी को जैसे मन तैसे उपयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों, यही दिनकर जी क्या कह रहे हैं, दिनकर जी कह रहे हैं कि नारी को भी एक समान अधिकार देना चाहिए, जिस प्रकार समाज में पुरुषों का भी अधिकार है। जिस प्रकार अर्धनारीश्वर जिसमें शिव जी और पार्वती एक ही फोटो में है, उसी प्रकार एक पुरुष और स्त्री में क्या संबंध होना चाहिए। यही क्या दिनकर जी बताना चाह रहे हैं। अब लिखा है जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी में दो टुकड़े बट गए। नारी पराधीनता होकर अपने समस्त, देखिए यहाँ तक समझ लीजिए पहले। देखिए जब कृषि का बच्चों का विकास हुआ तो नारी और पुरुषों में क्या बंटवारा हो गया। देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है नारी और पुरुषों में कब बंटवारा हुआ, जब कृषि का विकास हुआ। किसका, कृषि का आविष्कार हुआ चाहे विकास हुआ। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके चलते ही क्या पुरुष और नारी में क्या हो गया, बंटवारा हो गया मैंने पुरुष अलग काम करेगा और स्त्री अलग काम करेगी। आप देखते हैं कि किसी भी कृषि में खेत क्षेत्र में स्त्रियों का भी योगदान है बच्चों, जितना पुरुष का योगदान है। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या लिखा गया है कि नारी पराधीनता होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई। देखिए नारी पराधीनता मतलब नारी जो बच्चों एक तरह से गुलाम बनकर क्या भूल गई कि हमारा क्या अधिकार है। वह एक पुरुष जिस प्रकार कहा उसी प्रकार वह चलने लगी, पुरुष जो कहता था वह करती थी। मतलब पुरुष का एक तरह से गुलाम बन गई थी बच्चों, स्त्री के बारे में कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखा गया है, अब क्या लिखा गया है कि अपने अस्तित्व क्या लिखा है, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही मतलब अपने अधिकारों को मांगने युक्त भी नहीं रह गई। कौन, स्त्री। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने से, मतलब स्त्री को यह महसूस होने लगा कि यदि कोई पुरुष है तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व नहीं है। पहले आप देखे होंगे, पहले जो स्त्रियां होती थी यदि उनके पति मर जाते थे, क्या हो जाते थे, पति मर जाते थे तो उन स्त्रियों को भी क्या जला दिया जाता उसी चिता पर जिस पर पुरुष जल रहा होता था, जो काफ़ी नाइंसाफ़ी होता था। ठीक है बच्चों,
उसी के बारे में क्या है दिनकर जी बता रहे हैं। अब देखिए लिखा गया है, समाज ने भी नारी को भोग्य समझकर उसका उपयोग सुख खूब किया। देखिए भोग मतलब क्या, भोग की वस्तु मतलब जो जिसका यूज अपने काम मतलब से करते हैं। आपका काम हुआ उसको फेंक दिए, इसी तरह का आप स्त्री को समझ लिए। यही क्या कह रहे हैं बच्चों, यह कह रहे हैं दिनकर जी कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह को समझ गए। तो देखिए अब लिखा गया है कि वसुंधरा सुंदरा भोगनी ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका भी जी भर उपयोग है। देखिए जो नारी है बच्चों, आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि नारी किसकी खान है, तो नारी बच्चों आनंद की खान है। नारी से किसी प्रकार का आप सुख ग्रहण कर सकते हैं। नारी किसकी खान है, तो आनंद की खान है। ठीक है बच्चों। और ये दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की दली दो प्रतिभा है। मतलब देखिए द्रव्य मतलब एक ही पदार्थ की बनी दो दो रूपरेखा है, दो प्रतिभा मतलब दो तस्वीर है एक ही द्रव्य का। यही दिनकर जी क्या कह रहे हैं। देखिए अब लिखा है, जिसमें भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, कर्म क्षेत्र वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। देखिए इस तरह क्या करें कि जिस तरह पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, उसी तरह नारी का भी एक का कर्म क्षेत्र होना है। ठीक है, अतः न अर्धनारीश्वर लिखा गया है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। देखिए जो अर्धनारीश्वर, देखिए यह जो फोटो है, इस फोटो को देखिए क्या बता रहे दिनकर जी कि देखिए इस फोटो से यह आप न यह गलत न सोचिए, मतलब गलत न सोचिए, मतलब कहने का अर्थ है कि इस फोटो से यह न सोचिए जब तक पुरुष है तब तक। देखिए पुरुष और स्त्री एक साथ हैं तो उसका उसका जो है क्या अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व नहीं, ऐसा न सोचिए। कैसा सोचिए, देखिए कैसा सोचिए बताया जा रहा है। देखिए हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, कहाँ थे, देखिए फिर से भूल गई है। देखिए यहाँ पर थे हम लोग, कहाँ थे, तो देखिए कर्म क्षेत्र प्रतीक नहीं है जब तब दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास है। देखिए यह जो चित्र है, इस चित्र का आप गलत इस चित्र का देखिए क्या अर्थ हुआ मूल रूप से। तो देखिए इस चित्र का यह अर्थ हुआ, लोग सोचने लगे कि जब तक पुरुष और स्त्री एक साथ हैं तो उसका अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। ऐसा जो गलत है, पुरुष और स्त्री अलग रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो खुश रह सकते हैं, लेकिन यदि किसी पुरुष का स्त्री से ब्याह हो तो एक साथ रहना जरूरी है। यही क्या कवि बता रहे हैं, जो सॉरी लेखक बता रहे हैं। और यह अर्धनारीश्वर जो पाठ हमारा क्या है, जो सारांश समाप्त होता है। यानी देखिए इस पाठ में मूल रूप से क्या बताया गया है, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष किस तरह से रह सकते हैं, और उनके उनके अधिकारों के बारे में क्या कवि लेखक ने चर्चा की है कि स्त्री जिस प्रकार पुरुष के साथ रहती है वो पुरुष भी रह सकता है। देखिएगा जब इसको संपूर्ण पाठ हम पढ़ेंगे तो उस पाठ में देखिएगा बताया गया है कि कुछ कुछ जो महात्मा संत है वो स्त्री को क्या छूने से भी माना करते हैं, स्त्री को क्या पापी मानते हैं कि यदि यह मुझे प्राप्त कर छू लेगी तो क्या मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। स्त्री कहा गया है इस पाठ में, और कहा गया है कि यदि आप जब तक आप स्त्री जन्म लिए हैं, मान चलो कोई स्त्री है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसको मोक्ष की प्राप्ति कब हो सकती है बच्चों, जब जब उसको मोक्ष की प्राप्ति कब हो सकती है, जब वो क्या पुरुष जाति में जन्म ले, किसमें, पुरुष जाति में क्या जन्म ले। यानी आप समझ गए, तो इस पाठ का मूल रूप से यही सारांश हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे अर्धनारीश्वर से आप बना देंगे। तो हम देखिए कुछ प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इन प्रश्नों का आप बताइएगा हल। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला जो प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। दिनकर की दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना है, तो दिनकर जी जो कुरुक्षेत्र रचना की है वो क्या है, वह हमें क्या करना है बच्चों, बताना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है बच्चों, दिनकर जी कुरुक्षेत्र की रचना वो क्या है, काव्य है। क्या है बच्चों, वो काव्य, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख क्या सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया अगला नंबर कि दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधायक था। देखिए दिनकर जी का संस्कृति का जो अध्याय है बच्चों, वह इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब यह भी, और वो सभी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है बच्चों, कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृति के 4 अध्याय जो बच्चों
वह गद्य विधा है। कौन सी विधा है? गद्य की विधा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सॉरी ग हो जाएगा हमारा, गद्य विधा यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या पड़े, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की ऑप्शन नंबर ए का है, सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की रचना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं अब आगे क्या लिखा गया है प्रश्न हमारा, उस प्रश्न को और पढ़ते हैं। तो आगे हमारा 4 नंबर प्रश्न है। अब देखिए हमारा जो 5 नंबर प्रश्न था, 5 नंबर प्रश्न, तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? तो दिनकर जी बच्चों थे वो राज्यसभा के सांसद थे, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखा गया 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि दिनकर दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? क्या पद्मश्री मिलता, क्या भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण? तो देखिए उन्हें कौन सा मिला है बच्चों, आप देखिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए उन्हें मिला था बच्चों क्या, पद्म विभूषण मिला था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा अगला जो 6 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न की ओर देखते हैं कि दिनकर कवि के साथ क्या थे? तो आप मैंने बताया था कि वो क्या थे, गद्यकर थे। ठीक है बच्चों, यानी हमारे जे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या समाप्त हुए थे। देखिए आप 6 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही किए, आप उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अर्धनारीश्वर जो पार्ट है, यह पार्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्या समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास इतना ही तक हम रखते हैं।